हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अजय सर 2.0 में। लेकर आए करेंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 26 मार्च 2021 को महत्वपूर्ण था, लेकिन यहाँ पे डेट 27 मार्च मतलब क्लास आज की 27 मार्च की होगी, लेकिन प्रश्न आपके 26 मार्च के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। तो अगर प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लिंक को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 27 मार्च 2021 के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के प्रश्न है वो देखे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मेरी सुरक्षा मेरी मास्क अभियान शुरू किया है? एक राज्य सरकार ने मेरी मास्क मेरी सुरक्षा नामक अभियान शुरू किया है। ये अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान शुरू किया है। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। कोरोना वायरस के बारे में आपको पता ही है, उसका दूसरी फिर मतलब अपना बर्थडे मनाने आ गया है। पिछले साल मार्च में ही अपना भयंकर रूप अख्तियार किया था और फिर दोबारा इसी मार्च में तमाम तरह की परेशानियां कोरोना संबंधित आने लगी है। तो उसके बारे में आपको पता होगा, फिर भी एक रिवीजन के लिए देख लेते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के यहाँ पे न लिखा है तो चीन के वुहान शहर में हुई थी। वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस होने के कारण जो बीमारी होती थी उसको क्या नाम दिया गया था? तो कोविड-19। ये कई लोग आमतौर पे अभी एग्जाम में तो बहुत कम देखने को मिला, लेकिन पूछ रहे हैं लोग कि कोरोना वायरस से जो बीमारी हो रही है उसका क्या नाम है? तो कोविड-19। अगला पॉइंट देख लेते हैं। वुहान के कोरोना वायरस को सार्स-कोव-2 नाम दिया गया है। और अगला पॉइंट है, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? तो क्राउन स्ट्रक्चर है। आपको देखे होंगे, आप लोग सब लोग देखे होंगे। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो क्राउन स्ट्रक्चर है। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो मनीष कुमार है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत ने सबसे पहले किस देश को अपना वैक्सीन दिया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला पॉइंट है, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो न्यूजीलैंड। और भारत का स्थान 86वां है। 86वां स्थान भारत का है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में। प्रथम स्थान पे न्यूजीलैंड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो कि सीजेआई, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको सीजेआई कहते हैं या फिर मुख्य न्यायाधीश कहेंगे, उनका उस मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसकी नियुक्ति होगी? अब जो 48वां या फिर नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, NV रमन्ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, NV रमन्ना, जो कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट, 23 अप्रैल 2021 को मुख्य न्यायाधीश जो है वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े, जिसको SA बोबड़े के नाम से जाना जाता है, उनका नाम है SA बोबड़े, जो कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। उनका कार्यकाल समाप्त कब हो रहा है? तो 23 अप्रैल 2021 को समाप्त हो रहा है। और 24 अप्रैल 2021 को NV रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति लेंगे। मुख्य न्यायाधीश के बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कन्या थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को ही देता है। अगला पॉइंट कुछ देख लेते हैं। अगला पॉइंट, भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? तो मुख्य न्यायाधीश की मतलब शॉर्टकट में योग्यता देगा, वह भारत का नागरिक हो, किसी भी अदालत में 5 वर्ष का जज रहा हो और किसी भी अदालत में वो 10 वर्ष तक वकील का कार्य किया, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता रख सकता है। उसका 3 मुख्य न्यायाधीश की योग्यता है। कौन कौन सा? तो भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष अदालत में जज के रूप में कार्य कर चुका हो और 10 वर्ष किसी भी अदालत में वकील का कार्य कर चुका, ये मुख्य उसकी योग्यता है। अगला पॉइंट देखें, भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 65 साल। अगर आपकी उम्र 65 साल हो जाती है तो आप न्यायाधीश पद से आपको हटा दिया जाएगा, अगला दूसरा न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। संविधान के अनुसार अनुच्छेद के किस भाग में नियुक्ति के बारे में बताया गया है मुख्य न्यायाधीश के? तो अनुच्छेद 124A में नियुक्ति के संबंध में
बताया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 है कि केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के 4 दिवसीय बनाना फेस्टिवल, जिसको केला फेस्टिवल या फिर केला उत्सव महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव में केले के रेशे से बनाए गए कपड़े, चप्पल, दरी और घर की सजावट के लिए बनाए जाने वाले सामान को प्रदर्शित किया गया है। और उत्तर प्रदेश का कुशीनगर केले की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में केले की खेती के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो कुशीनगर। और इसका केला फेस्टिवल जो है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो कुशीनगर में किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 दिवसीय केले फेस्टिवल का आयोजन का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, इससे पहले उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, लखनऊ में गुड़ महोत्सव और सिद्धार्थनगर में काला नमक महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके पहले ये सारे प्रश्न बताए जा चुके हैं। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप लोग देखिए कई प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, अगर प्रश्न अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आईसीसी द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजी की रैंकिंग में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो कि भारत के महिला क्रिकेटर हैं, इन्होंने आईसीसी द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की महिला क्रिकेटर जो कि विश्व में प्रथम स्थान हासिल किया, उनका क्या नाम है, तो शेफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं क्या है, अभी आपको जो बताया गया, आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजी की रैंकिंग जारी कर दी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 खिलाड़ियों की बल्लेबाजी की रैंकिंग में भारत की शेफाली वर्मा अब दुनिया की नंबर 1 महिला बल्लेबाज बन गई हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 24 मार्च 2021 को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। जो 24 मार्च 2021 को असम राइफल का स्थापना दिवस मनाया गया, वो कौन सा स्थापना दिवस था, तो 5 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 186वां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। 24 मार्च 2021 को असम राइफल्स का अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया। असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है और इस बल का गठन 24 मार्च 1935 को हुआ था। असम राइफल का गठन कब हुआ था, तो 24 मार्च 1935 को हुआ था। इस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो असम राइफल्स को कहा जाता है। प्रश्न महत्वपूर्ण देख लीजिएगा। और असम राइफल्स का गठन 1935 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। इससे पहले इसका क्या नाम था, तो कछार लेवी, ये भी महत्वपूर्ण देख लीजिएगा। चलिए 5 महत्वपूर्ण स्थापना दिवस सेना के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। और भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं, जीके जीएस का, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, माई ओन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है या फिर यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक है, क्या नाम है, तो माई ओन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक, इसका लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर है 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, MS किमाया। 6 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MS किमाया। उनके द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है उस पुस्तक का क्या नाम है, तो माई ओन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई। इसके लेखक कौन है, तो MS किमाया हैं। प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पीटी के बारे में आज कुछ नोटिफिकेशन आया, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, आपको शेयर कर दिया जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, इसके बारे में डिटेल दिया गया है। तो हो सकता है कि पीटी का एग्ज़ाम आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। तो आप लोग तैयारी बेहतर कर दीजिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि जल्दी आपको पीईटी का एग्ज़ाम मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP 11% से बढ़कर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। जो फिच रेटिंग है, इन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का GDP, जो कि इसका पहले अनुमान लगाया था 11% है, लेकिन इससे बढ़कर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 7 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
12.8%। फिच द्वारा जो रेटिंग जारी किया गया भारत की जीडीपी का, वो 11% से बढ़कर 12.8% रहने का अनुमान लगाया है। जीडीपी के बारे में आपको पता ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि सकल घरेलू उत्पाद होता है। इसको क्या कहते हैं, जीडीपी का परिभाषा या फिर किसे कहते हैं जीडीपी? तो एक निश्चित चालू वर्ष में किसी भी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं, कई बार आपको बताया गया है। फिच रेटिंग्स है, उसको देख लीजिए। तो फिच रेटिंग एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, देख लीजिएगा। तो हो सकता है तो प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो व्यास सम्मान जो कि हिंदी उत्कृष्ट साहित्यिक के लिए दिया जाता है, इसे किसे प्रदान किया गया या फिर किसे सम्मानित किया गया? तो 8 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर शरद पगारे को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 प्रोफेसर शरद पगारे को सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यह पुरस्कार किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। प्रोफेसर शरद पगारे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया और उन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार 31वां व्यास सम्मान है। इससे पहले 30 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। 31वां जो सम्मान है, उत्कृष्ट साहित्यिक सम्मान, उसका क्या नाम है? तो व्यास सम्मान, जो कि किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 के लिए दिया गया है। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न। GNCTD अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में पास किया गया है। इसका संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य से है? तो इसका संबंध नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी से है। जो GNCTD अमेंडमेंट बिल है वो राज्यसभा में पास किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो नई दिल्ली से संबंधित है। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या देख लीजिए। तो GNCTD का पूरा नाम क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट है इसका पूरा नाम। दिल्ली के उपराज्यपाल को ज़्यादा शक्तियाँ देने वाले CNTDT संशोधन बिल जो कि राज्यसभा ने मंजूरी दी है और इससे पहले 22 मार्च को इसका संशोधन विधेयक जो कि लोकसभा में पास हुआ था। यह संशोधन विधेयक किस है? तो जो उपराज्यपाल को जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ देती है उसके बारे में ये संशोधन या फिर ये बिल पास किया गया है। लोकसभा में कब पास हुआ? तो 22 मार्च को पास हुआ था। और अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको नई दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है उसको संशोधित करके यह विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित किया गया और इस विधेयक के तहत नई दिल्ली के उपराज्यपाल जो कि चुनी हुई सरकार से अधिक ताकतवर हो जाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल, आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल का महत्व ज़्यादा होता है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है जो कि चुने गए सरकार होती है, इससे भी ज़्यादा ताकतवर यहाँ के उपराज्यपाल को बनाया जा रहा है। इसके लिए ये GNCTD संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण देख लीजिए नई दिल्ली के बारे में। तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो अरविंद केजरीवाल है। नई दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल हैं। महत्वपूर्ण देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न। गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों को स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी जो कि मनाया गया है। इसका किस डेट को मनाया गया है? तो 10 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 25 मार्च को मनाया गया है। 25 मार्च को गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। किस तारीख को? तो 25 मार्च को मनाया गया। महत्वपूर्ण दिवस है, देख लीजिएगा। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या देख लीजिए। तो गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को सम्मानित करने के लिए है या फिर उनके याद करने का अवसर प्रदान करता है जो क्रूर गुलामी प्रणाली के हाथों पीड़ित हुए थे और मारे गए थे।
और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है नस्लवाद और पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो आप लोग ये पॉइंट देख लीजिएगा। अगला इससे महत्वपूर्ण जो थीम है किसका, तो गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति के जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था 2021 का, उसका थीम क्या था, तो इंडिंग स्लेवरी और लिजेसी ऑफ रेसिम्स और ग्लोबल इम्परेटिव ऑफ फॉर जस्टिस, ये इसका थीम था। तो आप लोग थीम भी देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये थे जीके जीएस से महत्वपूर्ण करेंट अफेयर से महत्वपूर्ण 10 प्रश्न और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या फिर महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, टारगेट विथ अजय सर, वहाँ से आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल आपका पता ही होगा कि टारगेट विथ अजय सर 2.0, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। धन्यवाद, बाय बाय।